जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। आज हम बात करेंगे झारखंड की ताजा जो सूरत-ए-हाल है, जो 1 जनवरी से शुरू हुआ था। गांडेय सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद। उसके बाद खबर वहां से उड़ने लगी कि सब कुछ राज्य में ठीक नहीं चल रहा है, हेमंत सोरेन इस्तीफा देंगे, क्यों इस्तीफा देंगे, इसको लेकर अटकलें लगने लगी थी और तरह-तरह की बातें होने लगी थी। लेकिन फिलहाल 3 जनवरी को सत्तारूढ़ खेमे के विधायकों की बैठक हुई और सभी ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहेंगे, वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ईडी ने जो 7वां समन भेजा था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, उसमें उसने कहा था कि ये आखिरी समन है, इसके बाद कोई समन नहीं भेजा जाएगा और आप कोऑपरेट नहीं करेंगे तो इसके जो उचित जो कार्रवाई होगी वो ईडी करेगा। आज हमारे साथ जुड़े हैं झारखंड के रांची के 2 वरिष्ठ पत्रकार श्याम किशोर चौबे जी और शंभूनाथ चौधरी जी, दोनों झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबा अनुभव इनका रहा है, झारखंड को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। तो सबसे पहले चौबे सर से पूछते हैं कि सर, क्या झारखंड की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है या सिर्फ शोर मच रहा है? क्या हेमंत सोरेन का विधायक का जो पद है और उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो खतरे में है? क्या उनको अरेस्ट कर लेगा ईडी? क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगी? क्या झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उमड़-घुमड़ रहे हैं, मीडिया में भी आ रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं? अभी झारखंड की स्थिति बहुत बहुत ही लिक्विड है। कुछ भी हो सकता और कुछ जी, भी नहीं हो सकता। जी। आपको याद होगा कि जब हेमंत सोरेन की लीज के संबंध में चुनाव आयोग ने 25 अगस्त 2022 को अपना मंतव्य हुँ, राजभवन को भेजा था। उस समय भी लगभग यही स्थिति थी और उस समय तो मीडिया कुछ ज्यादा ही आगे आगे थे और भाजपा के लोग भी बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन की विधायकी गई, हो सकता है कुछ अलग कार्रवाई भी हो सकती है। आपको याद होगा कि उसी टाइम ये महागठबंधन के विधायकों को लेकर लोग वो खूंटी की ओर गए थे, तो छत्तीसगढ़ गए थे, जी। लेकिन आज तक वो लिफाफा नहीं खुला। हम लोग यही जानते हैं कि लिफाफा नहीं खुला। वो गवर्नर बदल गए, जो रमेश बैस साहब उस समय गवर्नर थे। उन्होंने 2022 की दिवाली के अवसर पे रायपुर में कहा था कि झारखंड में एटम बम फटने वाला। लेकिन उस लिहाज से कोई बम नहीं फटा। हाँ, ये जरूर हुआ कि उसके कुछ अर्सा बाद रमेश बैस जी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया, उनकी विदाई हो गई, सीपी राधाकृष्णन जी आए। उस वो रास्ता तो मेरे ख्याल से ब्लॉक हो गया। अब रही बात ईडी की, तो अभी भी मीडिया हाइप कुछ ज्यादा ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ नहीं है। अगर नहीं होता तो सरफराज अहमद का इस्तीफा क्यों होता? जी, बिल्कुल। और और इंडिया दलों की बैठक क्यों होती? जी, मुख्यमंत्री ये क्यों कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? जी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, तो नहीं के साथ दूंगा भी छिपा हुआ है। हो सकता है ये परिस्थितियां कुछ टाइम बाद आवे, हो सकता है नहीं भी आवे। ये तो ईडी के की कार्रवाई पे निर्भर करे। ईडी क्या कार्रवाई करता है, अभी मेरी समझ से कोई नहीं जानता है। हो सकता है इनको मौका देवे, हो सकता है वो कोर्ट जाए, हो सकता है कि बीच में आप देखे होंगे कि अगस्त के बाद, स्पेशली जुलाई से दिसंबर तक एकदम शांति थी। वो चिट्ठियां देते थे, ये जवाब दे देते थे, कुछ होता नहीं था। मीडिया में ये भी आता था कि हेमंत सोरेन ईडी के कार्यालय के सामने से गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। मीडिया में ये बातें ऐसे आती थी
जैसे कि ईडी का कार्यालय नहीं हुआ, अंधा कुआं हुआ, जहां जाके उनको गिर जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, भाजपा कुछ ज्यादा ही सक्रिय है, विपक्षी दल को होना भी चाहिए। भाजपा अपना धर्म निभा रही है, हेमंत सोरेन भी अपना धर्म निभा रहे, लेकिन आगे क्या होगा, मेरी समझ स्थिति बहुत ही लिक्विड, कुछ भी हो शंभू सकता है। जी जी बोलिए। हाँ, बात पूरी कर लीजिए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, कुछ भी हो सकता है, जी लेकिन अभी क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल, केवल अंदाज लगाए। इसलिए कि आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट यही स्थिति दिल्ली में भी है, अरविंद केजरीवाल के साथ, वहां के मुख्यमंत्री के साथ। तो होता क्या है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ईडी ने 3 तारीख को जो छापेमारियां की हैं, और जैसा कि कल ईडी का प्रेस नोट आया, उसमें जो बातें कही गई, उससे मेरा अंदाजा ये है कि ये छापेमारियां अभी और होंगी। शंभू जी से पूछते हैं, अच्छा ये आपके पास आएंगे फिर। शंभू जी से पूछते हैं, हेमंत सोरेन पर 2022 के जुलाई अगस्त महीने से कुछ न कुछ चल रहा है। एक बार उनसे पूछताछ हो गई 2022 में, और जब पूछताछ हुई उसके तुरंत बाद उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया विधानसभा का, और 32 का खतियान आधारित स्थानीयता का विधेयक रखा, और आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 77% करने का बिल ले आए। और उसके बाद दूसरे मामलों में जब से ईडी उनको बुला रहा है, 7 समन भेज चुका है, सिर्फ उस एक मामले को छोड़कर हेमंत सोरेन किसी भी समन को उन्होंने ऑनर नहीं किया। बिल्कुल एकदम उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते रहे। और हेमंत सोरेन के बाद ही उनके रास्ते पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल और तेजस्वी यादव भी नहीं जा रहे हैं। नहीं तो पहले जिसके यहाँ ईडी का समन आता था उसके हाथ पर फूल जाते थे कि अब हो गया मेरा कल्याण। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये रास्ता बताया लोगों को कि नहीं भी जाओगे तो ज्यादा कुछ बिगड़ेगा नहीं। आपको क्या लगता है, हेमंत की ये हिम्मत है, या उनको आगे करके जो उनके पीछे जो इंडिया अलायंस के जो शातिर लोग हैं, जो कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं, जिनको कानूनी दांव पे ज्यादा है, लंबा अनुभव है, तो क्या वो उनको स्केपगोट बना रहे हैं? एक एक्सपेरिमेंट वाला जो गिनी पिग हम लोग लेबोरेटरी में देखते थे, कहीं हेमंत सोरेन को आगे करके कुछ वो एक्सपेरिमेंट तो नहीं चल रहा है कि आखिर ईडी क्या करता है इसको देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की सलाह पे चल रहे हैं, ऐसा मेरी समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि देखिए, हेमंत सोरेन शुरुआत से, जब से ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है, तब से वो एक जननेता की ताकत जो है वो जनता होती है, और उनको लगता है कि जनता की अदालत जो है ज्यादा बड़ी है, और हम यहाँ पे जितना मजबूत रहेंगे जनता की अदालत में, अपने आप को जितना मजबूत दिखा पाएंगे, वही जीत हार का फैसला हो। ईडी क्या करेगी ज्यादा से ज्यादा? ईडी, उनको लगता है कि ईडी खुलेआम चुनौती भी देते हैं हेमंत सोरेन कि भाई आओ गिरफ्तार कर लो। उस बार भी कहा उन्होंने कि हिम्मत है तो पिछली बार जाने से पहले, ईडी के दफ्तर जाने से पहले, उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय के बाहर, आपको याद होगा कि बहुत बड़ी सभा थी, पूरा कांके रोड जाम हो, और उन्होंने खुलेआम को चुनौती दी, आओ और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। बहुत हिम्मत है। तो असल में ये जो हिम्मत को दिखा रहे हैं, इसके पीछे है वो लाभ और हानि का आकलन जो है वो कर चुके हैं, और उनको इस बात का अंदाजा है हेमंत सोरेन को कि भाई अगर ईडी की कार्रवाई होती भी है तो हमारे वोटरों के बीच जो है एक सिंपैथी भेजने में, जो है एक मैसेज भेजने में आसान होगी। देखिए, शिबू सोरेन भी जेल जाते रहे और हर बार जेल से निकलकर बड़ा नेता बनते रहे, कद उनका जो है कद में विस्तार होता रहा। तो पुराना नुस्खा भी है, लोग कहते हैं कि नेता जब जेल से लौटता है तो वो उसका ऑरा जो है और बढ़ जाता है। और ऐसे राज्य में जहां पे आदिवासी वोटरों के बीच जंग जीतने की लड़ाई है, तो आदिवासी वोटरों के बीच एक नैरेटिव सेट करना बहुत आसान है हेमंत सोरेन के लिए। जेल जाते हैं तो भाई देखिए हमने आपके लिए ये किया, और कई कदम उन्होंने उठाए भी है। तो कि अब कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए हमने काम करना शुरू किया तो उनके पेट में दर्द होने लगा। तो मुझे लगता है अभी जो स्थिति है, देखिए ऐसे ये आसान बात है कि हेमंत सोरेन जो है, कोई भी नेता ऐसे सामान्य तौर पर जेल नहीं जाना चाहता है, लेकिन अगर
बृहत्तर तौर पे उसकी गणना करता है, तो उसे लगता है हेमंत सोरेन जैसे नेता को भी ये लग रहा है कि भाई ये बहुत घाटे का भी मामला नहीं है, ठीक है आप कर लो, तो हम विक्टिम कार्ड जो है वो खेल लेंगे। एक दांव होता है सबके सामने, और हेमंत सोरेन इसके लिए तैयार दिखते हैं। फिलहाल अभी जो स्थिति है पिछले 2-3 दिनों से, वो वेट एंड वॉच की मुद्रा में है। अब ईडी की ओर से आगे क्या होता है, उसके बाद जो है हेमंत सोरेन अपना पत्ता खोलेंगे। वो क्या करते हैं, किस तरीके से है, ये तय है कि हेमंत सोरेन अंततः जनता के पार जाना चाहते हैं और जनता के बीच अपने पक्ष में एक मजबूत नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। विक्टिम कार्ड तो खेलेंगे ही वो, अगर ईडी कोई कार्रवाई करती। विक्टिम कार्ड आपने बहुत सही कहा। ये पूरा विक्टिम कार्ड खेल खेल कर ही शिबू सोरेन ने अपना राजनीतिक करियर बनाया, अपनी राजनीतिक जमीन बनाई कि आदिवासी होने के नाते हम लोगों को शोषित किया जाता है, परेशान किया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जबकि दूसरे लोग बड़े-बड़े घोटाले करते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। ये एक नैरेटिव है। लेकिन देखिए अरविंद केजरीवाल जो है उनके आम आदमी पार्टी के, संजय सिंह उनके जेल में हैं, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 11 महीने से जेल में हैं। कल खुद अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अंदेशा जता रहे थे कि गिरफ्तार किया जा सकता है। जितनी आसानी से ईडी या मोदी सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को पकड़ ले रही है, उसको जेल भेज दे रही है, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं के साथ ऐसा करना बहुत आसान होगा? चौबे सर से पहले पूछते हैं, उसके बाद शंभू जी से पूछेंगे। देखिए, अगर सबूत मिलते हैं तो करना किसी के प्रति भी आसान हो, चाहे वो जो कोई मेरा जो अंदाजा है वो भाजपा छोड़ के बाकी के साथ करना बहुत आसान है। लेकिन सवाल यह है कि उसके साथ ईडी अगर पेश आता है ढंग से कि उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, तो उससे कितना नफा होगा, क्या नुकसान होगा, पॉलिटिकल स्थिति क्या होगी, मेरी समझ से इसका भी आकलन किया जाता है। इसलिए कि चुनाव के समय में हम देख रहे हैं कई सालों से कि केंद्रीय एजेंसियों की सक्रियता बढ़ जाती है, और यह सक्रियता उन लोगों के प्रति ही होती है जो केंद्र की सत्ता के साथ नहीं होती। आपके सामने उदाहरण है, एक नहीं कई उदाहरण हैं, जब ईडी के गिरफ्त में आए लोग, गिरफ्त मतलब गिरफ्तारी में नहीं, उसके दायरे में आए लोग, पूछताछ जिनसे की जा चुकी या पूछताछ की जाने वाली थी, वे लोग भाजपा में चले गए तो उनसे ईडी फिर कोई पूछताछ नहीं करता। ऐसे कई उदाहरण, एक नहीं कई है। दूसरी बात कि भाजपा में जो लीडरशिप है स्टेट लेवल पे या ऊपर, उसमें क्या सभी दूध के धुले हुए? एक ये तर्क है, एक सामान्य तर्क, लेकिन गलत है। जो ईडी ने बरामदगियां की हैं उसको स्वीकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इन बरामदगियों में मीडिया में एक बात की चर्चा कम हो रही, मेरे ख्याल से लोग उसको भूल चुके हैं। पैसे मिलना, संपत्ति होना अलग चीज है। जो 2 AK-47 राइफल्स मिली थी, वो मीडिया की नजरों से अभी ओझल है। मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा क्राइम, पैसे हो जाना ये भी क्राइम है, लेकिन ये क्राइम शायद वही 1000 लाख में एक आध लोग ही होते हैं जो मौका मिलने पे नहीं करते, बाकी सभी कर लेते। वो वाला क्राइम ज्यादा बड़ा था। जैसे अभी 3 तारीख को साहिबगंज के डिप्टी कमिश्नर के यहाँ जो एम्युनिशन मिले, वो ज्यादा बड़े सवाल। मीडिया पता नहीं क्यों इसको भूल जाता है। आप हमारे सामने उदाहरण है। ईडी को तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत काम करना है,
जी, बात सही है। उसमें उसको लेकिन ईडी जैसे केस लेता रहा है, वैसे केस देता भी तो रहा है। सीबीआई को उसने केस दिया है ना, तो सीबीआई तो उसमें एक्टिव हो सकता है। क्योंकि ईडी ने झारखंड में 10 से ज्यादा ऐसे मामले राज्य सरकार को दिए हैं कि आप एफआईआर कीजिए, लेकिन राज्य सरकार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। नहीं की जी। तो राज्य सरकार कार्रवाई करने में विलंब कर रही है या करना भी नहीं चाहती हो, लेकिन ये एक टग ऑफ वार है। ये ईडी वर्सेस राज्य सरकार है और हेमंत सोरेन इसको ईडी राज्य सरकार वर्सेस केंद्र सरकार कर रहे हैं, यही ना। तो उनके लोगों के बीच एक संदेश तो जा ही रहा, जैसा कि शंभू जी ने कहा, राजनीति में कुछ जो सत्ता में होते हैं जनता के प्रति कर्तव्य भावना से भी कार्य करते हो या ऐसे भी देते हो, तो उसको वो प्रचारित करते हैं कि मैं दे रहा हूँ या दे रहे हैं। वो उनका कर्तव्य भी होता है, लेकिन सबसे बड़ा होता है मैसेज देना। राजनीति में मैसेज बहुत बड़ी चीज है और हेमंत सोरेन मैसेज देने में चूक नहीं रहे हैं और उनकी के हर मैसेज का काट करने में बाबूलाल मरांडी भी नहीं चुक रहे हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति हो जी। शंभू जी की तरफ होगा जी। शंभू जी से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पिछले कुछ समय से आदिवासियों पर बहुत फोकस कर रहे हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को पहली आदिवासी महिला मुख्यमंत्री बनाने, महिला राष्ट्रपति बनाने का श्रेय लिया। बिरसा मुंडा के जन्म को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस घोषित करा दिया। अभी छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया है और वे कहते रहे हैं कि आदिवासियों के लिए ही काम करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। क्या यही कारण तो नहीं है कि वो हेमंत सोरेन पर कोई कार्रवाई करने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि फिर उनके ऊपर ये लगेगा कि उन्होंने देश के एक बड़े राज्य के निर्वाचित लोकप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल भिजवा दिया और ये कहीं न कहीं वो कलंक नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उसका खतरा ये है कि जो आदिवासियों के लिए सारा श्रेय ले रहे हैं, उपलब्धियां ले रहे हैं, वो सारा 1 मिनट में धराशायी हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं हेमंत सोरेन पर जो कार्रवाई नहीं हो रही ईडी की तरफ से या गिरफ्तारी की जो बात होती है, फिर ईडी पीछे हटता हुआ दिखाई देता है, इसके पीछे क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, एक झिझक तो है आनंद जी। आप देखेंगे अन्यथा देश में उदाहरण नहीं है कि 7-7 समन, है ना, 7 समन और ईडी समन पे समन भेजती है, कोई अगला एक्शन नहीं लेती है, उधेड़-बुन की स्थिति में देती है। मुझे तो कई बार लगता है कि ईडी अभी हाल में जब राज्यों के चुनाव चल रहे थे, 4 राज्यों के चुनाव थे, 5 राज्यों के, तब तो स्थिति ये थी कि उस समय लगा कि ये मामला जो है पूरी तरह ठंडे बस्ते में चला गया। अब ईडी के सामने संकट ये है कि 7 समन भेज चुकी है, आखिरी समन बता चुकी है। अब वो करे तो करे क्या, कुछ तो करना ही होगा, कोई ना कोई कार्रवाई तो दिखानी होगी। और मुझे लगता है इसने ईडी ने बड़ा बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की थी, इसलिए कि कहा कि भाई आप जगह तय कर लीजिए, आप समय तय कर लीजिए, 7 दिन का समय है, इसमें कोई भी समय तय कर लीजिए, जगह तय कर लीजिए, वहां सहूलियत के हिसाब से, दोनों की सहूलियत के हिसाब से बात हो जाएगी। मेरा मानना है कि ईडी को ये यकीन रहा होगा कि कम से कम जो समन है उसकी लाज जो है वो रह जाएगी, हेमंत सोरेन आ जाएंगे, पूछताछ हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। और मुझे लगता है कि लेकिन हेमंत सोरेन भी अड़े हुए है ना, तो गिरफ्तारी का खतरा जो है अगर हेमंत सोरेन चले जाते तो गिरफ्तारी शायद, मुझे नहीं लगता कि, हालांकि ये बात केवल आकलन ही हो सकता है कि हेमंत सोरेन अपनी बताई जगह पे ईडी को बुलाते और ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है, ऐसी संभावना नहीं दिखती थी। मुझे लगता है ये बीच का रास्ता निकालाता है ईडी ने, कहा कि भाई थोड़ा झुक जाते हैं, ये पहला ऐसा मौका है। ईडी ने कहा कि भाई आप जगह तय कीजिए, आप समय तय कीजिए, उसी जगह पे जो दोनों के हिसाब से थोड़ी सहूलियत वाली बात हो, वहां पे हम आ जाएंगे। इसी का लाभ उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने कहा कि अब ईडी को क्या आप क्वेश्चनर भेज दीजिए, क्योंकि ईडी ने हेमंत सोरेन के मामले में उनको ये छूट दिया कि आप बताइए, हम वहीं आ जाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल नक्शे कदम पर कह रहे हैं कि मुझे क्वेश्चनर भेज दीजिए। दूसरा ये है कि कहीं ये ऐसा तो नहीं कि अगर किसी तरह से ईडी चाहती है कि हम हेमंत सोरेन को
अपने पास बुला ले या उनके पास जाके पूछताछ करके और इस मामले को किसी तरह से यही खत्म कर दिया जाए कि पूछताछ हो गई। अब मुझे लगता है कि ईडी युद्ध विराम जैसी स्थिति चाहती थी, लेकिन अब जो हालात है इसमें पता नहीं क्या होगा, कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है ईडी को तो कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसने ये उसके शब्दों की भी बात है। उसने कहा कि भाई इसके बाद हम उचित कार्रवाई करेंगे। अब वो ईडी के जो भी अधिकार हो, ये वो या तो वो कोर्ट जाकर वारंट हासिल करे या राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उनकी गिरफ्तारी की इजाजत मांगे, जो भी है। ईडी चुप तो नहीं रहेगी अब कम से कम, क्योंकि वो अपना इसे आखिरी समन बता चुकी है। ये बात कह चुकी है कि अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो हम ये मानेंगे कि आप असहयोग कर रहे हैं और आपके खिलाफ जो उचित कार्रवाई बन पड़ेगी हम करेंगे। युद्ध विराम की स्थिति बन सकती थी और हो सकता है, बन भी जाए। जी, हो सकता है बन भी जाए, क्योंकि कल भी जो छापेमारियां हुई है उसमें गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से देखिए नहीं, जैसे उनके प्रेस सलाहकार के यहाँ छापा पड़ा, उनके कुछ नजदीकी कहे जाने वाले लोगों के यहाँ छापा पड़ा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। आप देखिए 2-3 महीने पहले जब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहाँ छापा पड़ा था, तो छापेमारी कंक्लूड होते होते उनको अरेस्ट कर लिया गया था। झारखंड में ये नहीं हो रहा है, तो क्या गिरफ्तार कर दिया? हाँ, उनके उसके पहले उनके यहाँ रेड भी पड़ा था। हाँ जी। हाँ, तो ये क्या लग रहा है कि क्या ये बीजेपी या मोदी चाहते हैं कि हेमंत सोरेन उनकी वॉशिंग मशीन में धुल जाए, विपक्षी खेमे के साथ न रहें, क्योंकि भाजपा और जेएमएम का अनुभव भी रहा है, साथ मिलकर इन्होंने सरकार भी चलाई है और एक अंडरस्टैंडिंग तो पहले से है ही। जेएमएम के लिए भी कोई दल अछूता नहीं है, उसकी कोई ऐसी विचारधारा नहीं है जिस पर वो हमेशा एक ही विचारधारा, जैसे लालू अपनी विचारधारा को लेकर चले, उन्होंने कभी भी बीजेपी के साथ अलायंस करने का कोई काम नहीं किया, कोई ऐसा संकेत भी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये लोग अपने अवसर के अपने सुविधा के हिसाब से विचारधारा में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं। तो ये लग रहा है कि हेमंत सोरेन को प्रेशराइज करके किसी तरह से अगर बीजेपी के पाले में नहीं भी आते हैं तो वो कम से कम उस इंडिया अलायंस से बाहर निकल आए। क्या ये लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, बीजेपी जिस पोजीशन में है अभी पूरे देश में, जेएमएम जैसी पार्टी को अपने साथ मिलाने से उसको फायदा नहीं होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे? और वो ऐसे कि इनका अस्तित्व तो बना रहेगा ना, उनके साथ मिलने के बाद अस्तित्व मिला रहेगा। पार्टी ये मर्ज करा देंगे जैसे बाबूलाल जी ने करा है, मेरी समझ से न तो जेएमएम ये करेगा न भाजपा ऐसा चाहेगा। नहीं, मर्ज कराने की बात नहीं कर रहा। अगर वे साथ रहे तो इनका अस्तित्व तो बना रहेगा ना। और झारखंड में भाजपा की चुनौती जेएमएम ही है, कांग्रेस तो अभी नहीं है और कोई दूसरा दल नहीं है। तो एक चुनौती को मोदी जैसा आदमी जिंदा क्यों रहने? साथ आना तो संभव नहीं लगता है ना। साथ आना बहुत संभव नहीं लगता है, लेकिन जो कि परिस्थितियां हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं या समाप्ति के कगार पे हैं। जेएमएम उस लिस्ट में है कि नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि है। जेएमएम भी उस लिस्ट में है। इससे अभी तक की कार्रवाइयों से, मतलब जब ईडी के सामने पेश हुए थे हेमंत सोरेन, मेरे ख्याल से नवंबर 2022 में, 17 नवंबर को, हाँ, नवंबर 2022 में जब से पेश हुए थे और जो पूछताछ हुई थी, उसके बाद से फिर 1 साल से ज्यादा टाइम निकल गया। और जो ये कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों का समझदार पब्लिक के बीच क्या मैसेज जा रहा है? यही न कि भ्रष्टाचार है, एकदम ऊपर तक भ्रष्टाचार है जी। इसका एक दूसरा थियरी है
कि झारखंड में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जी सरकार, कोई पार्टी, उससे बड़ा वहां का राज्य, वहां का देश होता है, लेकिन झारखंड की बदनामी ज्यादा होती जी है। और ये ऐसी बदनामियां हैं जो जल्दी नहीं धुलेंगी, जितना इन कार्रवाइयों से बदनामी इस राज्य को हासिल हो रही। ईडी को चाहिए, अगर करना है तो करो, और नहीं तो ठीक है, जो आप अधिकारियों पे कर रहे हैं या बिजनेसमैन पे कर रहे हैं या मिडिल मैन पे कर रहे हैं, इनको पकड़िए। लेकिन आपको याद होगा आनंद जी और शंभू जी, आजकल सरयू राय जी इस विषय पर कम बोल रहे हैं। इसके पहले तक तो बोलते थे कि जो प्रेम प्रकाश हैं, जो विशाल चौधरी हैं, जी या अमित अग्रवाल या बाकी बाकी जो लोग, ये लोग 2020 से तो एक्टिव नहीं है, उसके पहले से भी। पहले से एक्टिव। अगर ईडी को या किसी दूसरी एजेंसी को या केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, अगर है मनसा, तो शुरुआत से जानी होगी। पूरा पूरा धो दीजिए ना, पूरा धो दीजिए। जैसे महाभारत में एक कथा आती है कि जब महाभारत युद्ध हो गया तो चारों तरफ धर्म की स्थापना हो गई, तो पाप कृष्ण के पास पहुंचा और पूछा कि मेरे लिए कहाँ स्थान, आपने तो पूरे धर्म की स्थापना कर दी, अब मैं कहाँ जाऊं। वैसे ही दरिद्रता गई। पाप के लिए तो उन्होंने कहा कि अपना रास्ता ढूंढो, और दरिद्र के लिए कहा कि पशु नाम पीठनम यत्र स्त्रियांच कलहायते गच्छ गच्छ दारिद्र यत्र वैरी सहोदर। जहाँ पे जिस घर की स्त्रियां आपस में लड़ती हों, जहाँ पे पशु को पीड़ा पहुंचाई जाती है, और जहाँ भाई आपस में वैर रखते हो, तुम जाओ, तुम्हारे लिए वो स्थान मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो कम से कम यह हो, भ्रष्टाचार झारखंड में है, आज से नहीं है, प्रारंभ से है, झारखंड बनने के पहले से है। तो उसका सफाया हो जाए, ये हर समझदार आदमी चाहेगा, लेकिन उसका भ्रष्टाचार का सफाया सफाया करना क्या इतना आसान है? कोई पार्टी जी किसी में है, आज कोई दावे के साथ कह सकता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। अगर कहते तो सब भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात है। चुनावी बॉन्ड की बात कर लीजिए ना, आप चुनावी चंदा लेंगे, बताते नहीं है कहां से चंदा लिए, बताएंगे नहीं। कोई पार्टी में, किसी पार्टी में हिम्मत है, आज नरेंद्र मोदी हो या भाजपा हो या कोई भी पार्टी, तो नहीं, हिम्मत आप के साथ अभी 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 जो शंभू जी ने कहा, उसी का बेनिफिट न हेमंत सोरेन भी उठा रहे हैं, उसी का बेनिफिट उठा रहे हैं। आज आज उनके प्रति अगर जो विक्टिम कार्ड है, विक्टिम कार्ड तभी होता है जबकि आपके अंदर कुछ हो, और उसको दबाते हुए आप शो करें कि हमको दोषी करार दिया जा रहा है। मैं वैसा नहीं हूं। तो कहीं ना कहीं ये मामला डाइल्यूट नहीं हो जा रहा है। अगर ईडी भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर है और भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो हेमंत सोरेन पर सीधे, अगर मान लीजिए उनके पास कोई मनी ट्रेल का सबूत है या कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप डायरेक्ट कार्रवाई करिए। आप और क्या, हेमंत सोरेन का नाम बार बार सामने आ जाता है और बाकी चीजें पीछे चली जाती हैं। झारखंड में भ्रष्टाचार है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट कर लेने से बाकी भ्रष्टाचार जो है वो उतना उसको नहीं मिलता। जैसे पूजा सिंघल के यहाँ 17 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसको जोड़ दिया गया सत्ता शीर्ष से। अभी जो कार्रवाइयां हो रही है वो उनको जोड़ दिया था सत्ता शीर्ष से, और सत्ता शीर्ष के पास आप जा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, और सिर्फ यही चल रहा है पिछले 1.5 साल से। तो ये कहीं ना कहीं मामला पॉलिटिसाइज हो जाता है। ये असली जो मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, वो पीछे चली जाती है और राजनीति आगे चली जाती है। पीछे चला। देखिए मैं चाहूंगा आनंद जी, आप खनन घोटाले में पूछताछ हुई हेमंत सोरेन से। हेमंत सोरेन ने पूछा सवाल, ईडी से कहा कि भाई ये जो आंकड़ा आप दे रहे हैं 1000 करोड़ का, कि क्या सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री तो काल का है?
बिल्कुल। आप खुद जो दस्तावेज दाखिल किए हैं उसमें आप जो कार्यकाल बता रहे हैं कि जिस समय से अवैध खनन हो रहा है, तो जांच जब उठेगी, जांच की बात जब उठेगी तो रघुवर भी लपेटे में आएगी। वो ईडी भी तो आएंगे। हाँ, उन्होंने रेलवे के ऐलान को भी कहा कि रेलवे, जब आप कह रहे हैं कि रेलवे ने ढुलाई की, तो आपने रेलवे के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की? पूरी कार्रवाई। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, रेलवे के मंत्री को पत्र लिखा हेमंत सोरेन ने और कहा, तो बात ये है कि जब भ्रष्टाचार पे के मामले में कार्रवाई करना चाहती है और इस मामले में करना चाहती है, खनन घोटाले में, आप देखेंगे खनन घोटाले का मामला पीछे चला गया, इसीलिए इसको पीछे कर दिया पहले ईडी ने। फिर एक जमीन घोटाले का मामला निकला कि भाई इसमें कोई इस तरीके का प्लॉट बन जाए कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सके या हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई हो सके। अब इस मतलब मामले में माहौल को गर्मा के रखना है। एक अभी जो इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की बात हो रही है, और भारतीय और कांग्रेस ने अपने अलग, जो कांग्रेस का जो रीजनल यहाँ बॉडी है प्रदेश कांग्रेस की, उसने आला कमान को कहा है कि झारखंड में हमको कम से कम 9 सीटें चाहिए। क्या सीटों को लेकर कुछ हो सकता है? क्योंकि अगर अलायंस बनेगा तो वाम दल भी मांगेंगे सीट, आरजेडी भी मांगेगा सीट, कांग्रेस 9 सीट पहले से मांग रही है। तो क्या आपको लगता है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में या जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के बीच में कुछ न कुछ खाई दरार बन सकती है, जिसको और चौड़ा करने के लिए ये सारी गतिविधियां जो है ईडी के मार्फत कराई जा रही हैं? नहीं, इतना तो वो लोग भी समझते होंगे कि ये जो प्रदेश समिति मांग रही है कि कांग्रेस की कि हमको 9 सीटें चाहिए, तो ठीक है, ये इसका धर्म है। फाइनल करना इनके हाथ का तो है नहीं, करना तो दिल्ली वालों को है, वो अपना करेंगे। और जब 2, 3, 4, 5 पार्टनर होते हैं तो सब अपनी अपनी मांग रखते हैं और किसी एक बीच के रास्ते पे या बीच के बिंदु पे वो पहुंच जाते हैं। वो तो बात की बात। लेकिन ये जो हो रही है, मेरी चिंता एक झारखंडी होने के नाते ये है कि इससे झारखंड की बदनामी ज्यादा हो रही है। ईडी को जो करना है करे, लेकिन इसको जल्दी निपटावे। इसको जितना लंबा खींचा जाए झारखंड की उतनी ज्यादा बदनामी, और इसके इतिहास पे ये काला अध्याय बना रहे। मैं नहीं चाहता हूं कि ये बना, इसलिए कि एक जो कहा जाता है कि मामले को साधारणीकरण किया जा रहा है, जनरलाइजेशन किया जा रहा है। भ्रष्टाचार हर जगह है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं है, कुछ राज्यों में नहीं है, कुछ राज्यों में है, ऐसा नहीं है, सब जगह है। लेकिन ठीक है, आपको यही करना है तो आप इसको जल्दी जल्दी खत्म करिए। झारखंड की बदनामी पहले से ही बहुत, हमारी समझ से 23 वर्षों के झारखंड में अच्छाइयों के नाम पे शायद कुछ हो, और देखिए, बदनामियां ज्यादा। राजनीति में तो जब गंभीर बातों पर कोई चर्चा नहीं करता है। राजनीतिज्ञों को तो अपना गोल सेट करने से मतलब, उनको राज्य की बदनामी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक जो मामला उठ रहा है बार बार, भारतीय जनता पार्टी के नेता राज्यपाल को चिट्ठी लिख रहे हैं, संवैधानिक संकट की बात उठा रहे हैं कि हेमंत सोरेन ईडी के समन पर नहीं जा रहे, इससे संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो रही है। गांडेय की सीट खाली करा ली गई, वहां वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, इससे संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा हो गई। हम लोग जितना जानते समझते हैं, इसमें कोई संवैधानिक संकट की बात नहीं है। अगर ईडी के समन पर मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं तो ये कोर्ट जाएगा, ईडी कोर्ट से अपना जो उनको आगे करना होगा। तो ये भाजपा के नेता ये भी कह रहे हैं कि आप बर्खास्त कर दीजिए। राज्यपाल खुद कह रहे हैं कि राज्य में जिसने गलती किया है उसको, दोषी को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि मोदी के जो पिछले 10 साल का शासन है, शंभू जी से पहले पूछता हूँ, कि अभी तक बीजेपी ने एक भी स्टेट में राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया, सिवाय तब जब जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटना था उसको, उसके बाद नहीं लगाया। क्या भाजपा लगाएगी झारखंड में राष्ट्रपति शासन? जैसे इसकी भी चर्चा हो रही है कि लिफाफा खुल जाएगा तो हेमंत सोरेन को पद छोड़ना पड़ेगा, फिर वहां से कल्पना सोरेन नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि 1 साल से कम समय बचा है। तो ऐसे में संवैधानिक संकट हो जाएगा, या कोई बनेगा तो फ्लोर टेस्टिंग में सब कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे संकट की स्थिति पैदा होगी और राष्ट्रपति शासन लगेगा। ऐसी संभावनाएं हो सकती है या सिर्फ ये कल्पना की उड़ान है जो जहां तक चली जाए? मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। भाजपा भी जानती है इसमें जोखिम भी है, और हेमंत भाई क्या आधार बनाएंगे? ईडी के सामने नहीं जा रहे, क्या आधार बनाएंगे आपकी? ईडी के सामने नहीं जा रहा, ईडी के सामने नहीं जा रहे तो ईडी कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे। हेमंत सोरेन कहाँ कह रहे हैं कि भाई गिरफ्तार मत करो।
हेमंत सोरेन कहाँ करने की गिरफ्तार मत करो। नतीजा ये है, माने होना ये है, मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति शासन जैसी कोई स्थिति बनने वाली है। ये बार बार जा रहा है, दबाव की राजनीति है, खबरें कम से कम मीडिया में बने रहने की बात है। आप हेमंत सोरेन के खिलाफ कि भाई ये बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत तरह की, तो ताकि अगर ईडी की ओर से कोई कदम उठे या हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, तो कम से कम भाजपा ये बताने की स्थिति में रहे कि हाँ, हेमंत सोरेन बहुत गलत कर रहे थे। हम लोग तो पहले से चिल्ला रहे थे, गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे, राज्यपाल के पास जा रहे थे, सबके पास जा रहे थे, चिट्ठियां लिख रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, धरना कर रहे थे, और ये बहुत गलत कर रहे थे। ये बात भाजपा, हमने कहा कि देखिए आखिर बात यही है कि जनता के बीच जो है, क्योंकि भाजपा चुप भी नहीं रहती। शुरू में चौबे सर ने कहा कि भाजपा विपक्ष का धर्म भी है, चुपचाप बैठ कैसे सकती है। हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार है, भाजपा को कुछ न कुछ तो करना है, और उनके सामने विकल्प क्या है? यही कहेंगे कि भाई कानून की अवहेलना कर रहे हैं। भाई कानून की अवहेलना कर रहे हैं तो ईडी सक्षम एजेंसी है, कार्रवाई करे। लेकिन ये मान लेते हैं कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है, जी, किसको फायदा होगा, बीजेपी को या जेएमएम को? पहले चौबे सर, उसके बाद शंभू जी से बात है। थोड़े शब्दों में, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए कंक्लूड। अगर अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तो निश्चित तौर पे इनके जो स्पेशलाइज्ड वोटर्स हैं उनके प्रति इनका तो जाएगा कि हमारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जेएमएम के वोटर्स चारों तरफ नहीं है और शहरों में बहुत कम है, बहुत कम है, जो अभी तक का वोटिंग ट्रेंड रहा है, जो हम लोगों ने देखा। तो इनके लोगों के बीच जो इनको मैसेज देना है, इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि तुम गिरफ्तार कर लो, हम गलत हैं तो हमको गिरफ्तार कर। मतलब आपके हिसाब से हेमंत सोरेन को फायदा होगा? हेमंत सोरेन बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि हेमंत, इससे बीजेपी को कतई फायदा नहीं होने वाला है ना। और बीजेपी चाहती है, बीजेपी सत्ता में कब लौट सकती है? तब लौट सकती है जब वो उसने समझ लिया है कि भाई हम 28 में से 26 आदिवासी सीटें हार गए थे। जब तक हम उसमें कुछ हिस्सेदारी ठीक ठाक वापस नहीं लेता है, तब तक राज्य की सत्ता में लौटना मुश्किल है। ये वीडियो लंबा हो गया, आखिरी सवाल ले लेते हैं। अभी आज की तारीख में अगर जी, अभी अगर लोकसभा का चुनाव सामने है, भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम 12 सीटें पर है पिछले 2 चुनाव से। पिछले बार 12 थी 2014 में, इस बार 11 और आजसू का मिला के 12 है। आज की तारीख में जो हेमंत सोरेन के साथ ये सब चल रहा है, और देश में एक राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है 22 जनवरी को, चुनाव लोकसभा का क्या देखते हैं? भाजपा क्या 12 रहेगी या उससे ऊपर जाएगी या उससे नीचे जाएगी? पहले 24 अभी ये कहना मुश्किल है। अभी नहीं, जो राज्य का जो माहौल है, 14 में से 12 तो उनके पास है जी। उस 12 में कम से कम 2 सीटें ऐसी हैं जो मार्जिनल वोट से वो जीते थे। बाकी 10 में तो अच्छी वोटिंग, खूंटी और लोहरदगा सीट में मार्जिनल, खूंटी और लोहरदगा में मार्जिनल वोट से जीते थे। बाकी 2 ये किए थे। तो चुनाव उस समय के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा और इधर से क्या होता है, ये क्या करते हैं, कोलिशन कैसे कैसे कैंडिडेट को देते हैं। हमारा अंदाज है कि सरफराज अहमद ने त्याग किया है, तो तात्कालिक तौर पे क्या हुआ है तो नहीं कह सकता, लेकिन एक तो उनको आश्वासन मिला ही होगा कि आपको आगामी चुनाव में जगह मिले। हो सकता है उनको तो अभी मार्च में राज्यसभा की सीट खाली होगी, धीरज साहू वाली, वहां भेज दिया जाएगा। हाँ, कहीं भी भेज दिया जाए, लेकिन उनको एडजस्ट किया जाए। आप बताइए शंभू जी, क्या लग रहा है अभी? मुझे लगता है जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें लोकसभा चुनाव पे सरकार का फोकस भी नहीं है। मतलब हेमंत सोरेन की बात करो, लोकसभा को लेकर कोई ऐसी रणनीति भी नहीं दिखती है, कोई ऐसे बहुत दावेदार बड़े उम्मीदवार, सीटों पे दावेदारी करना अलग बात है, लेकिन लोकसभा के स्तर के चुनाव की तैयारी जेएमएम के स्तर पर कुछ हो रही हो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता है, जेएमएम का लक्ष्य है राज्य में सत्ता बनाए रखना और लोकसभा उसका लक्ष्य नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस का लक्ष्य है कि भाई हम सीटें जो है कुछ इजाफा कर ले ताकि लेकिन ये मौजूदा परिस्थितियों में बहुत आसान नहीं लगता। और आज की तारीख में भाजपा
जो 2014 का 2019 का इलेक्शन था लोकसभा का और विधानसभा का, तो मुझे लगता है कि वो 2014 की पुनरावृत्ति की संभावना 2019 की पुनरावृत्ति की संभावना जो है मुझे लगती है। अभी हालांकि चुनाव में अभी कुछ भी कह देना कि अभी तक कितनी सीटें भाजपा जीत जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। भाजपा जीत जाएगी या कांग्रेस जीत जाएगी, लेकिन लोकसभा के स्तर पर तैयारियां जो है वो भाजपा में ही चल रही है। राम मंदिर भाजपा को कुछ फायदा पहुंचा पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक जो भाजपा का कम से कम जो कोर वोटर है वो तो उसके लिए ये सबसे बड़ा सवाल था। भाजपा इतने सालों से जिस पे राजनीति करती रही है और राम मंदिर का मुद्दा है इसमें, तो भाजपा के जो वोटर हैं वो तो उनकी पकड़ ढीली करनी मुश्किल होगी। राम केवल मंदिर भाजपा के ही नहीं, और कई ऐसे लोग भी जुड़ेंगे। हम तो ऐसा भी जुड़ेंगे, इसमें कोई शक। चलिए, आपसे बातचीत बहुत सार्थक रही और ये मिलाकर जो आपसे बातचीत करके लगा कि ये सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है। जो हेमंत सोरेन ने कहा था दिसंबर के आखिर में, नए साल के पहले जब मीडिया से मिले थे कि भाजपा से हमने नूरा कुश्ती सीख ली है, तो ये नूरा कुश्ती चल रही है। और आपको नहीं लगता कि ईडी अभी कोई तत्काल कोई बड़ी कार्रवाई करेगा और न राज्य में कोई राजनीतिक अस्थिरता के संकेत फिलहाल दिखाई दे रहे हैं? आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। फिर अगली बार किसी और विषय के साथ हम लोग बैठेंगे। आप दोनों का, चौबे सर को, जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद।